क्या आपने कभी सोचा है कि दो परमाणु बिना इलेक्ट्रॉन खोए या पाए आपस में कैसे जुड़ जाते हैं? यही है संयोजक बंध जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आज इसे 5 मिनट में इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये संयोजक बंध का यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इसे ट्रिक्स, उदाहरण और आसान भाषा में समझते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर आप ध्यान से समझें तो पानी, ऑक्सीजन और मीथेन जैसे अणु आखिर बनते कैसे हैं, इसका राज छिपा है संयोजक बंध में। चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर हम किसकी संयोजक बंध या सहसंयोजक बंध की परिभाषा की बात करें तो देखिए, दो आधातु परमाणुओं के बीच, यानी यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो संयोजक बंध है ये दो आधातुओं के बीच यानी नॉन मेटल्स के बीच ही बनेगा। क्लियर है? दो आधातु परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी के कारण बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको डिटेल में 2 से 3 पॉइंट समझने हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर समझिए, ये जो सहसंयोजक बंध है वो आधातु परमाणुओं के बीच बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होनी चाहिए। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि सहसंयोजक बंध दो आधातु परमाणुओं के बीच बनता है और सहसंयोजक बॉन्ड बनाने के लिए आपको दोनों परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करवानी है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, जिन यौगिकों के परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन यौगिकों को, किनको? उन यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सिंपल सी बात है। ये कह रहे हैं कि जो सहसंयोजक बंध होता है जिन परमाणुओं के बीच बनता है उन परमाणुओं से बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान देने वाली बात है कि ये दो आधातु परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण बनता है और जिनके बीच ये बॉन्ड बनता है उन यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे सहसंयोजक बंध के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, एक एक करके बच्चों हम आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझे स्क्रीन पर, सहसंयोजक बंध के क्या हैं, प्रकार हैं। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बोर्ड परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए यहाँ पे समझिएगा बच्चों, सहसंयोजक बंध के प्रकार की बात करें तो ये मुख्य रूप से बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो एकल सहसंयोजक बंध यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर है? एकल नाम इसलिए पड़ा कि इनमें परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्लियर है? यदि परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इसको एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन देख सकते हैं, क्लोरीन देख सकते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड देख सकते हैं। क्लियर है? आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के बाह्य कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सामने वाला भी बच्चों क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के बाह्य कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे की भी हाइड्रोजन के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, अष्टक का नियम क्या होता है या ऑक्टेट रूल क्या होता है। क्लियर है? अष्टक का नियम जो बच्चों होता है वो ये होता है कि किसी तत्व के बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वो बच्चों क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है। क्लियर है? या कह सकते हैं अक्रिय गैस की तरह वो बिहेव करता है। आपको पता होना चाहिए पूरे पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का अष्टक पूरा होता है। एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, ध्यान रखेंगे, क्या सारे एलिमेंट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी है? नहीं, कुछ यहाँ पे अपवाद है। हाइड्रोजन के बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसको इतनी छूट है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन के देखिए बच्चों बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन है उसके भी बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? पहला वाला दूसरे हाइड्रोजन के पास गया, बोला भैया अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो ये बोला मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसने बोला कि प्रेजेंट टाइम के लिए मेरा काम चला दो, ठीक है, बाद में जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो ध्यान समझिए, हाइड्रोजन के पास बाह्य कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आगे समझेंगे बच्चों, ठीक है, अब आगे समझेंगे। यहां पर ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन के बाह्य कक्षक में जो 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे भी हाइड्रोजन के बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे बच्चों ये समझने की बात है कि जो ये पहला वाला हाइड्रोजन है दूसरे के पास गया, बोला भैया अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो दूसरा वाला हाइड्रोजन कह रहा है कि जब मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा?
तो ये बोलता है कि ठीक है, प्रेजेंट टाइम में मेरा काम चला दो, जब तुम्हें आवश्यकता होगी तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन भी तुम्हें दे दूंगा। तो समझिए, पहले वाले के पास बाय कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये स्टेबल हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन के बाय कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिससे वो स्टेबल हो जाता है। अब दूसरा वाला हाइड्रोजन पहले वाले हाइड्रोजन के पास गया, क्लियर है। तो दूसरा वाला हाइड्रोजन ये कह रहा है कि भाई मैंने तो तुम्हारा काम चला दिया, अब मुझे भी जरूरत है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो पहले था ही था, इस वाले हाइड्रोजन का भी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पे देखिए, दो हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी एकल बंध बनता है, क्लियर है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों क्लोरीन को भी समझ सकते हैं। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, होता है वो 17 है, इसको आप लिखेंगे 2 8 7। तो अभी जस्ट हमने बात किया कि किसी तत्व के बाय कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि यहाँ पे है कितने बच्चों, 7। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी अपने बाय कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ना किसी से लेगा। अब ये यहाँ पे ध्यान समझिए, 2 क्लोरीन है, इसके भी बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं, और इसके भी बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे समझिए, पहला वाला दूसरे के पास जाता है, भैया मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसने इसको दे दिया, बोला कुछ देर के बाद मुझे वापस कर देना। तो यहाँ पे शेयरिंग हो गई। ध्यान से 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये वाली शेयरिंग हो गई, क्लियर है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये वाला समझिए, यहाँ पे 2 4, ये 2 6 और 1 7, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7 और एक वाला इसका शेयरिंग करके ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेता है। तो आप समझिए, काउंट करेंगे तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 4 2 6 और 1 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है बच्चों, यानी कहने का मतलब है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों परमाणुओं के बीच में हो रही है, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा ही एग्जाम्पल आपको HCl में देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन के बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन को अपने अष्टक पूरा करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये हाइड्रोजन के पास जाएगा तो बोला येगा 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन जब दिया तो यहाँ पे समझिए 1 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हाइड्रोजन कहेगा मुझे भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन बोलेगा कि भैया अपना तो 1 ले ही लो, मुझसे भी 1 शेयर करवा लो। यहाँ पे आप ध्यान समझिए, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन किसका, क्लोरीन का। तो यहाँ पे दोनों परमाणुओं के बीच 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो जहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है, क्लियर है। ऐसे ही बच्चों आपको द्विसंयोजक बंध देखना है। इसमें परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ऊपर 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पे कितने, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो 2 और 6, जबकि आपको पता है कि किसी तत्व के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, जबकि है कितना, 6। तो ऑक्सीजन के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब समझिए, अब दूसरा वाला भी क्या है, ऑक्सीजन है, इसके भी ऑक्सीजन के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 2 4 2 6 हो गए। अब ये ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन को भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब देखिए पहले वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए, यानी पहले वाले ऑक्सीजन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन को गिनिए। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसका वाला, कितने हो गए, 8, क्लियर है। अब कुछ देर के बाद ये वाला भी ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो 2 वाला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 वाला इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये 2 ये, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, दोनों ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बच्चों, वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। आप स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको कार्बन डाइऑक्साइड में देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। कार्बन के बाह्य कक्षक में बच्चों देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसके बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। और ऑक्सीजन में जस्ट अभी देखा कितने होते हैं, परमाणु क्रमांक 8 और इसके बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो कार्बन का देखिए ध्यान समझिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन के बाह्य में कितने, 6 होते हैं, 2 2 4 और ये 2 6। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो 2 2 4 और ये 2 6। अब ये कार्बन क्या करेगा, ध्यान समझेंगे, ये कार्बन क्या करेगा बच्चों, इस वाले किससे, इस वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस वाले भी ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करा लिया। तो यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर है। अब इस ऑक्सीजन को समझिए, 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे, चाहिए कितने, 8। तो ये कार्बन वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेता है। तो अब देखिए 2
4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है। और ऐसे ही ये वाला भी ऑक्सीजन कर लेता है, ध्यान समझिए, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आ जाता है। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ऐसे ही आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले में देखने को मिल जाएगा, यानी त्रिसंयोजक बंध क्या होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप नाइट्रोजन को ले सकते हैं, एथाइन को ले सकते हैं। क्लियर है। नाइट्रोजन का अगर आप समझें तो नाइट्रोजन का मतलब हो गया क्या, यन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 7। इसको जब आप करेंगे तो 2 और 5, तो नाइट्रोजन के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। दूसरा भी नाइट्रोजन है तो इसके भी बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो अगर आप ध्यान समझें, दोनों इलेक्ट्रॉनों के दोनों परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसका, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। जब 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। आप स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर आप घर पे जरूर बनाएगा एथाइन का, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपसे ये स्ट्रक्चर बना है कि नहीं। तो यहाँ तक जो बच्चों आपको समझना है कि एकल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ी की शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड में 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है बच्चों। क्लियर है। आगे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो उसको ध्यान समझिएगा कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है। ऐसा नहीं कि एक 2 देगा और एक ये देगा, नहीं नहीं, बराबर होगा। अगर पहला वाला एक, आपको जो एकल बंध, कमजोर द्विबंध, मध्यम तत्रीय बंध सबसे मजबूत होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ होता है। यानी बॉन्ड लेंथ यानी जो बंध की लंबाई के आधार पर ये क्या होता है, कमजोर होते हैं। तो एकल बंध की लंबाई क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे थोड़ा सा कम डबल बॉन्ड की, और सबसे कम जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई होती है। क्लियर है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा, कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए एकल बंध कमजोर होता है। जबकि एकल बंध से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है किसको, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये थोड़ा सा मध्यम होता है। और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मजबूत है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, कम है बच्चों। क्लियर है। तो ये एकल बंध कमजोर, द्विबंध मध्यम, तृतीय बंध सबसे मजबूत होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों। सहसंयोजक बॉन्ड के बाद बच्चों एक और हेडिंग इसके अंतर्गत पढ़नी है आपको, वह है सहसंयोजकता होती है। क्लियर है। जिसको हम क्या कहते हैं समझिएगा। किसी सहसंयोजक यौगिक में कोई परमाणु जितने सहसंयोजक बंध बनाता है, उन बंधों की संख्या को उसकी परमाणु की क्या कहते हैं, सहसंयोजकता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मेथेन यहां पर ध्यान रखेंगे CH4 होता है। ठीक है। ये यहां पर आप समझेंगे कार्बन की जो सहसंयोजकता होती है वो 4 होती है, क्योंकि कार्बन बच्चों कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो याद रखेंगे कि किसी सहसंयोजक यौगिक में कोई परमाणु जितने सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, उन बंधों की संख्या को उसके परमाणु की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्लियर है। याद रखेंगे बच्चों। हमने सहसंयोजकता क्लियर कर लिया। अब यहां छोटा सा एक टॉपिक है, परिवर्ती सहसंयोजकता क्या होती है। तो परिवर्ती सहसंयोजकता का मतलब हो गया कि कोई परमाणु, ठीक है, अगर उसके पास डी कक्षक क्या है, खाली है, तो वो परिवर्ती सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने सहसंयोजकता के बारे में पढ़ा कि जो परमाणु किसी अन्य परमाणु से क्या करता है, जितने बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है वही उसकी सहसंयोजकता होती है। तो देखिए जितने बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन 4 बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन की सहसंयोजकता 2 हो गई, कार्बन के 4 हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं जो परिवर्ती सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसका एक ही रीजन है, इसका एक ही कारण है, जिनके पास क्या है, रिक्त डी कक्षक होते हैं, यानी खाली डी कक्षक होते हैं बच्चों, वो परिवर्ती सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सल्फर समझिए, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0। यहां समझना है कि 3s2 3p है तो 3d भी होगा। क्लियर है। अब ये जो 16 हैं, इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर है। जैसे आपको पता है S में कितने कक्षक होते हैं, 1 कक्षक होते हैं, P में कितने, 3, और D में कितने कक्षक, 5, और F में बच्चों कितने होते हैं, 7 कक्षक। और प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है। तो S में 1 कक्षक तो इलेक्ट्रॉन कितने, 2, P में 3 कक्षक तो 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, D में 5 कक्षक तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10, और F में 7 कक्षक तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1s2 समझिए, 1s में जब आप इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, ये भी s है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 दूना 4। अब 2p में यानी p में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 2 2 4 2 6 दे दिया गया। क्लियर है। तो 6 4 10, अभी 6 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। अब p में जो है बच्चों वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बात समझिए, पी में पहले एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे दिया, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को दे दिया, अब चौथे इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो यहाँ पे काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 4 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी भी ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ये डी कक्षक पूरी तरह खाली है, और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यही क्या करेंगे बच्चे, बॉन्डिंग में हिस्सेदारी लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ पे सहसंयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है। अब समझिएगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कराना है, जंप कराना है। क्या कराना है, जंप कराना है। कैसे जंप कराएंगे, अगली कक्षा में क्या करेंगे बच्चों, जंप करा देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो ए इलेक्ट्रॉन था उसको डी कक्षक में आपने भेज दिया, तो अब टोटल समझिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, इसलिए संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर एक और को क्या कर दीजिए, जंप करा दीजिए। क्लियर है। एक और को क्या करा दीजिए, जंप करा दीजिए। इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए, जंप करा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ चलाया, ये 3 ऑलरेडी थे, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए, अनपेयर्ड 6 हो गए। इसलिए इसकी सहसंयोजकता बच्चों कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी सल्फर जो होगा वो सबसे अधिक सहसंयोजकता 6 प्रदर्शित करता है। क्लियर है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि रिक्त डी कक्षक वाले परमाणु अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनको आपको क्या करना है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत बच्चों तैयार करना है। ये हमारे कार्बनिक बेसिक लेक्चर का पार्ट 2 था। मिलते हैं बच्चों पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसको बहुत अच्छे से क्या करना है, तैयार कर लेना है। क्लियर है बच्चों।